प्रिय मित्रों, बोधि सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों को सम्राट अशोक कालीन अभिलेख हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि सम्राट अशोक का अस्तित्व भारतीय इतिहास में सदियों के बाद उभर कर सामने आया। सम्राट अशोक की खोज सन 1837 में ही हो चुकी थी। इस सम्राट के अभिलेखों की कहानी अत्यंत रोचक है। इस खोज में मुख्य भूमिका अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप का रहा है। उनका जन्म सन 1799 में हुआ और वे 1819 में बनारस टकसाल के प्रमुख पारखी बन करके बनारस आए। यहाँ 10 वर्षों के आवास के लंबे निवास के दौरान उन्होंने इस पवित्र नगरी का पहला नक्शा तैयार किया। इस शहर की पहली जनगणना की और पहली बार इस शहर के अक्षांश और देशांतर निर्धारित किया। उन्होंने बनारस शहर के जल निकासी के लिए भूमिगत नालियों का जाल बिछाया जो आज भी मौजूद है। अंग्रेजों ने भारत में आकर के नई नई खोजें साथियों की है। अगर अंग्रेज भारत में नहीं आए होते तो भारत के जो मूल निवासी हैं उनका इतिहास तो दबाया जा चुका था। अंग्रेज ही ऐसे थे जिन्होंने भारत के मूल निवासियों का, आप सब लोगों के इतिहास जो है वो सामने ला करके खड़ा किया है। कहते हैं कि इस क्षेत्र में जेम्स प्रिंसेप ने कई पुलों का निर्माण किया है, जिसमें सबसे प्रमुख करमनाशा नदी का पुल है, जिस पर आज भी सैकड़ों वाहन, जिसमें बड़े बड़े ट्रक भी हैं, दौड़ते देखे जा रहे हैं। बनारस शहर के निर्माण में प्रिंसेप का योगदान इतना विस्तृत और महत्वपूर्ण है कि किसी अन्य व्यक्ति ने इस पवित्र शहर के लिए इतना काम नहीं किया जितना जेम्स प्रिंसेप ने किया है। 1823 में जेम्स का तबादला कलकत्ता हो गया, जहां वह एशियाटिक सोसाइटी का सदस्य बन गए और 1832 में उन्होंने महासचिव का कार्यभार संभाला। भारत में जगह जगह पाए जाने वाले स्तंभों और शिलालेखों के विषय में जेम्स के मन में जिज्ञासा जागी। इन अभिलेखों से एक बात तो स्पष्ट थी कि वह किसी शक्तिशाली शासक ने स्थापित किए थे। प्रश्न उपस्थित होता था कि आखिर ये शक्तिशाली व्यक्ति कौन हो सकता था और वह इन शिलालेखों के माध्यम से क्या कहना चाहता था। आरंभ में इन शिलालेखों के बारे में प्रिंसेप का यह अनुमान था कि ये स्वयं बुद्ध द्वारा स्थापित किए गए होंगे और इन पर उन्होंने ही लेख भी अंकित करवाए होंगे, किंतु शीघ्र ही जेम्स को ऐसा लगा कि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि बुद्ध कोई शासक नहीं थे और ये किसी शक्तिशाली सम्राट द्वारा ही स्थापित करवाया जा सकता था। इस गुत्थी को सुलझाने की प्रक्रिया में जेम्स ने अपने सहयोगियों की मदद से जहां जहां भी इस वर्ग के अभिलेख मौजूद थे उनकी अनुकृतियां तैयार करवाई और मंगवाई भी। फिर उन्होंने इनके प्रत्येक अक्षर की एक दूसरे से तुलना कर उसका अध्ययन किया। उनके इस धैर्यपूर्ण कार्य का ये परिणाम निकला कि धीरे धीरे वे शिलालेखों के अक्षरों को पढ़ने में कामयाब हो गए। पर वास्तविक सफलता उनको तब मिली जब कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जेम्स को सांची इसकी स्थिति, जो सांची में जो स्थित स्तूप है, उस स्तूप में मिले शिलालेखों की अनुकृति भेजी। इस अनुकृति के अध्ययन के दौरान जेम्स दो अक्षरों द
एवं ना और उनके दानम शब्द को पढ़ सके। फिर क्या था, इन दो शब्दों को चिन्हित कर पूरी लिपि की कुंजी उनके हाथ में लग गई और वह पूरा शिलालेख को पढ़ने में कामयाब हो गए। दोस्तों, उस समय तो आप जानते हो कि पाली भाषा में भगवान बुद्ध और अशोक सम्राट प्रयोग करते थे और खरोष्टी लिपि भी प्रयोग होती थी, लेकिन कुछ स्थानों में खरोष्टी लिपि चलती थी। अशोक सम्राट ने जो अभिलेख लिखवाए हैं, स्तंभ लगवाए हैं, वो जहां जैसी भाषा थी उसी भाषा के अनुसार भी लिखवाए हैं। लेकिन पाली भाषा को पढ़ने में प्रिंस जेम्स प्रिंसेप कामयाब हो गए और 7 जून 1837 को एशियाटिक सोसाइटी की बैठक में पढ़े हुए अभिलेख में उन्होंने भारतीय इतिहास की इस महत्वपूर्ण खोज की घोषणा कर दी। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ का कहना है कि यदि प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा काम नहीं किया होता तो भी उसका स्थान उन महान विद्वानों में आता जिन्होंने प्राचीन चित्रलिपि और किल अक्षरों को पढ़ करके मानव सभ्यता के इतिहास के रहस्य को उद्घाटित किया। मिस्र और बेबीलोन के सदियों में से छिपे सभ्यता को उजागर भी किया। अब इसमें अशोक के नाम का कहीं उल्लेख नहीं था। यह रहस्य कोई 2 वर्षों तक बना रहा। तभी एक अन्य अंग्रेज जॉर्ज टर्नर, जो उस समय श्रीलंका में था, के हाथ एक महत्वपूर्ण बौद्ध कृति दीपवंश लगी। उसने इसका अनुवाद करना आरंभ किया। अनुवाद के दौरान सहसा उसकी नजर एक ऐसे अंश पर पड़ी जिसे प्रियदर्शी को चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का पुत्र बताया गया। अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का पुत्र था, ये उन्होंने पता लगा लिया। यहाँ पर भी अशोक के नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, तथा वे मौर्य वंश की वंशावली के अनुसार ये स्पष्ट था कि ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सम्राट अशोक ही था। इस तथ्य के उद्घाटन से भारतीय इतिहास का महान व्यक्ति प्रकाश में आया। प्रसिद्ध इतिहासकार H.G. वेल्स ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में इस महान सम्राट के विषय में कहा है कि इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हजारों महान शासकों के नाम में मात्र अशोक ऐसा नाम है जो अलग से चमकता नजर आता है, अकेले तारे की तरह दीप्तवान है। बोल्गा से जापान तक उनका नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता है और आज भी कई लोग जिन्होंने कास्टैंडर्ड या शार्लमेन का नाम तक नहीं सुना वो अशोक के बड़े आदर भाव से याद करते हैं वहां के लोग। इसलिए दोस्तों, अशोक सम्राट को भारत में ही नहीं विदेशों में भी अशोक सम्राट को याद किया जाता है उनके महान कार्यों की वजह से। आखिर इस महान शासक में कौन सी ऐसी अद्भुत बात थी कि मानव इतिहास में उसकी अपनी एक अलग पहचान है। 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के मगध के राज्य त्यागने पर उसके पुत्र बिंदुसार को बिना संघर्ष के राजगद्दी मिले। अपने शासनकाल के दौरान उसने नए राज्यों पर विजय पाकर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। साथ ही उसने मिस्र, सीरिया के यूनानी शासकों से अच्छे संबंध बनाए रखे। बिंदुसार शक्तिशाली होने के साथ साथ सुरुचिपूर्ण प्रकृति का था। उसने आजीवक संप्रदाय को प्राश्रय दिया, उसको आश्रय दिया और कहा जाता है कि एक बार उसने अपने यूनानी मित्र सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से अनुरोध किया कि उसे वहां से अंजीर, अच्छी शराब और साथ में एक दार्शनिक भेजे। 262 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ। दोस्तों, यदि तो भारत के वास्तविक इतिहास को सही रूप से अंग्रेजों ने दर्शाया है और अशोक सम्राट को या उसके कार्यों का वर्णन भी अच्छी तरह से करके श्रेष्ठता साबित की है। वो भारत के जो
अभिलेख हैं, प्राचीन भारत के जो अभिलेख हैं, इतिहास के पहले ऐसे स्रोत हैं। वास्तव में देखा जाए तो अशोक द्वारा अंकित करवाए गए ये अभिलेख प्राचीन भारत के इतिहास के पहले ऐसे स्रोत हैं जो अब तक सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, अगले कई सदियों तक यह इस बात के एकमात्र ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से एक राजा ने अपनी प्रजा को सीधे संबोधित किया। अशोक ऐसे महान राजा थे जो जनता से सीधे संबंध करते थे, उनसे बात करते थे। यदि उन्हें कोई परेशानी होती थी तो उन परेशानियों को वो दूर करने में तुरंत कार्यवाही करते थे। इसी कारण से सम्राट अशोक महान कहे गए हैं। उन्होंने तो जनता के लिए इतने कार्य किए हैं कि लोगों को, राहगीरों को पानी के लिए कुएं खुदवाए थे, सराय बनवाई थी, और जो रास्ते थे उनके किनारे किनारे छायादार वृक्षों का रोपण करवाया था। तो साथियों, आज तक का वीडियो यही तक है। आगे हम और जो है शिलालेखों के बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ पर उनके शिलालेख हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। इस वीडियो को साथियों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे ये वीडियो आप तक पहुंच सके। नमो बुद्धाय।